ये वीडियो आप लोग की फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए रहने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग की तगड़ी प्रिपरेशन फिजिक्स की हो जाएगी, तो हेडफोन जरूर यूज करें पार्टी के लिए। मैं तो पार्टी कर रही थी, मजे कर रही थी, मुझे बंदे ने बुलाया Inde chale pachu, inde chale tu, tumak hai inde. तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम लोग कवर अप करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 फिजिक्स का, और डेडिकेटली ये चैप्टर का वन शॉट वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को बस घर बैठे अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और डेफिनेटली आप लोग की वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। जो भी हम लोग पोर्शन पढ़ने वाले न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा 2023-2024 के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, जो भी अगर आप लोग को नोट्स डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मेरे प्लेटफॉर्म की लिंक आपको मिल जाएगी। वहां पे आप लोग के लिए नए प्रीमियम नोट्स आने वाले हैं, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि यार भैया हमें तो आपके साथ लाइव पढ़ना है वन शॉट के अलावा भी, तो आप लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड सीरीज लेकर आया हूं लाइव क्लासेस की, जहां पे आप लोग का एंटायर सिलेबस में 2.5 महीने के अंदर कवर अप करवा रहा हूं। पूरी बोर्ड्स की एक तगड़ी प्रिपरेशन करवा रहा हूं। सारी की सारी क्लासेस लाइव रहने वाली है, किसी के मिस आउट हो जाए तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए अवेलेबल हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू टेस्ट, सब कुछ आप लोग के लिए जैम पैक मिल रहा है इस लॉर्ड सीरीज के अंदर। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से जाके आप लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हो, लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, लैपटॉप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, जैसा आप लोग को लगे वैसा आप लोग पढ़ सकते हो। तो क्लासेस रेगुलर रह रही है, 4:30 PM को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। तो चलिए इन सब चीजों को रखते हैं साइड में, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हो, ये चैप्टर में एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसी के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है कि आखिर मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट एक ऐसे टाइप का मटेरियल है जो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड पे, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो कैसे निकलती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, पॉज करके अभी जल्दी जल्दी जल्दी। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों ने बता दिए होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है नॉर्थ से साउथ में जाती है, फिर साउथ से नॉर्थ में जाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जैसे आप लोगों ने देखे थे कि जो चार्जेस थे उनकी जो फील्ड थी वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाके टर्मिनेट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्लोज लूप फॉर्म करते हुए चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक मैग्नेट के अंदर। अब बाहर निकल के आती है भाई कि भैया कितने टाइप के मैग्नेट होते हैं। तो मैग्नेट जो है ना वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल मैग्नेट, जो कि नेचुरली फाउंड होता है, लेकिन उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है या उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो ना थोड़ी सी कमजोर रहती है, क्लियर है, एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल मैग्नेट के। और साथ ही साथ एक और चीज याद रखना कि जो नेचुरल मैग्नेट है वो आप लोग को इरेगुलर शेप और साइज के मिलते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ आर्टिफिशियल मैग्नेट की, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में मेरे ख्याल से तुम लोग को मैंने समझा चुका हूँ। चैप्टर 4 में हम लोगों ने सोलेनॉइड के ऊपर बात करे थे, याद आ रहा है, करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग कॉइल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। तो याद रखना आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाया इसलिए जाता है कि अगर आप लोग को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कभी प्रोड्यूस करना है तो आप कर सकते हो। तो याद रखिएगा ये मैनमेड है, इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, और डिजायर शेप और साइज के आप लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बना सकते हो। तो चलिए भाई कुछ कॉमन आइडियाज के बारे में बात कर लेते हैं मैग्नेटिज्म की। तो याद रखना अर्थ खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, अर्थ के अंदर से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, लेकिन डिटेल में इस टॉपिक को नहीं पढ़ना, ये सिलेबस से डिलीटेड है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि यार बार मैग्नेट की, तो अगर मैं बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दूं तो ये अपने आप अलाइंड हो जाता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे। हाँ जी, देखे होंगे ना बचपन में भी तुम लोगों ने कभी ना कभी तो करके देखे होंगे, ऐसा तो नहीं है ना यार, इतना तो हर कोई कर ही लेता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि बार मैग्नेट, आप सभी लोग जानते हो कि अगर मैं मैग्नेट समझो 2 टाइप के मैग्नेट्स हैं, उनको अगर करीब लेकर आता हूं और उनके जो पोल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट वाले होते, जैसे याले मैग्नेट का नॉर्थ हो गया, याले का साउथ, तो इस टाइम पे ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। और सेम पोल्स अगर आप एक दूसरे के करीब लेकर आओगे तो ये करीब आने की कोशिश नहीं करेंगे, एक दूसरे से रिपेल हो जाएंगे। एक और चीज आप लोग ये याद रखना कि अगर आप मैग्नेट को फॉर एग्जांपल उसको आप मतलब हीट में डाल देते हो ना, ऐसे आग जल रही है उसमें मैग्नेट को फेंक दिए, या फिर एक मैग्नेट लिए उसको हथौड़े मार रहे हो आप, खूब मारे, इतना मारे कि उसको चूरा मचा दिए, तो क्या इस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ क्या होता है, उसकी जो मैग्नेटिज्म है उसके साथ क्या होता है। याद रखना है हैमरिंग करने की वजह से या हीट अप करने की वजह से मैग्नेटिज्म जो है उसके अंदर का खराब हो सकता है, खत्म हो सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग याद रखना। इसके अलावा मैं बात करूं कि यार एक काफी इंपॉर्टेंट मैग्नेट के बारे में सुने भैया, बार मैग्नेट। ये क्या होता है? बार मैग्नेट मतलब कि बार शेप का, जैसे चौको बार होती है, मिल्की बार होती है, तो वो एक बार शेप है। तो अगर मैं बार शेप के मैग्नेट को बना लेता हूं तो वो बार मैग्नेट है। आज के टाइम में काफी ज्यादा आप लोग को यार बार मैग्नेट देखने को मिलेंगे। बार मैग्नेट हो या किसी भी टाइप का
मैग्नेट हो उसके अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। और याद रखना जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है पोल्स में ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू उसके मिड पोर्शन के। क्लियर भाई? तो बार मैग्नेट दो शेप के आपको मिल सकते हैं, एक तो मिल्की बार शेप का मिल जाएगा जो कि सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और एक रहेगा आप लोग का रेक्टेंगुलर शेप का। आप लोगों ने कौन से टाइप का बार मैग्नेट देखे हो, किस शेप का, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके अलावा आपसे कोई भी पूछ सकता है कि भैया यार वो मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है बार मैग्नेट की। अरे भाई मैग्नेटिक लेंथ वही होगी जो उसकी लेंथ है टोटल, वो कितनी होती है, वो होती है 2L। हाँ या ना? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चैप्टर नंबर 4 पढ़े हैं ना हम लोगों ने। तो याद रखिएगा डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल ऑफ द बार मैग्नेट दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेंथ। और साउथ से लेकर नॉर्थ तक के हम लोग इसकी डायरेक्शन को मेजर करते हैं और वो कितनी होती है 2L होती है। इसी के साथ साथ मैग्नेटिक लेंथ को इफेक्टिव लेंथ के नाम से भी जाना जाता है। और जो इफेक्टिव लेंथ है वो लेस देन होती है ज्योमेट्रिकल लेंथ के। ज्योमेट्रिकल लेंथ मतलब क्या? देखो टोटल जो पूरी लेंथ है ना इस बार मैग्नेट की वो, लेकिन मैं मान रहा हूं कि ये देखो अंदर से यहां से नॉर्थ से लेकर साउथ तक की जो डायरेक्ट मतलब डिस्टेंस है वो आप लोग की इफेक्टिव लेंथ है। ये फॉर्मूला याद कर लेना 5/6 LG विच इज इक्वल टू LE दैट मीन्स इफेक्टिव लेंथ। क्लियर दोस्तों? इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला है, गलती से कभी न्यूमेरिकल आ गया तो बन जाना चाहिए। इसके अलावा आप में से काफी सारे लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं क्या? याद रखिएगा मोनोपोल्स का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जैसे आपको याद होगा या तो चार्जेस साथ में रह सकते हैं या तो चार्जेस अकेले भी रह सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि मैग्नेट के अंदर पोल्स की, कि मैंने मैग्नेट को बीच से तोड़ा, नॉर्थ पोल एक तरफ हो गया, साउथ पोल एक तरफ हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। कभी भी मोनोपोल सिंगल पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जब भी आप लोग मैग्नेट को जितना ज्यादा ब्रेक डाउन करते जाओगे उतने ज्यादा यहाँ पे नए पोल्स एग्जिस्ट होते जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल ये एक बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, इसको मैंने 3 टुकड़े में तोड़ दिया, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि तीनों टुकड़े के अंदर आप लोग को नॉर्थ साउथ पोल्स आप लोग को यहाँ एग्जिस्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो याद रखिएगा हमेशा पोल्स हमेशा आप लोग को पेयर्स में मिलते हैं। हाँ या ना? इसके अलावा अगला एक छोटा सा टॉपिक है वो है पोल स्ट्रेंथ। क्या होता है पोल स्ट्रेंथ? हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अगर आपको याद होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोगों ने 4th चैप्टर में पढ़े थे, वहां पे हम लोगों ने डिफाइन करे थे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, स्मॉल m इंटू 2L होता है। स्मॉल m क्या था? पोल स्ट्रेंथ। मतलब क्या? नॉर्थ पोल की या साउथ पोल की क्या स्ट्रेंथ है, मतलब उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या है उसको डिफाइन करने का काम पोल स्ट्रेंथ करता है। इसकी ऐसा यूनिट आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसको डिफाइन किया जाता है किससे? स्मॉल m से। क्लियर दोस्त? तो अगर मैं बात करता हूं नॉर्थ पोल के लिए तो उसको पॉजिटिव स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और अगर साउथ पोल की बात की जाए तो उसको नेगेटिव स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि भैया मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट तो यार हमें ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा दिख रहा है। बिल्कुल, जैसे कूलॉम्स लॉ था वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, क्या मैग्नेटिज्म के लिए भी है? बेशक है। तो यहां पे हम लोग अब जानने वाले कूलॉम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। और याद रखिएगा जैसे वहां पे था ना, क्या था? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन व्हाट? R का स्क्वायर। तो वहां पे चार्जेस थे, यहां पे कौन है? पोल्स है ना भाई। कौन से पोल? पोल स्ट्रेंथ। तो आप लोग को करना क्या है? चार्जेस को रिप्लेस कर देना है पोल स्ट्रेंथ से। तो जब आप चार्जेस को रिप्लेस कर दोगे पोल स्ट्रेंथ से तो फॉर्मूला बन जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर दोस्तों यहां तक के? अब याद रखना एक चीज कि ये मास नहीं है, ये क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कूलॉम्स लॉ के इलेक्ट्रोस्टैटिक में हटाते थे तो क्या आता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या आता? कमेंट बॉक्स में बताओ। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने पे K आता है, और K की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और याद रखना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। क्लियर दोस्तों? तो इस चीज को याद रखना है। तो ये जो फॉर्मूला आप लोग का बन जाएगा ये बन जाएगा कूलॉम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फोर्स। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं, चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। कैपिटल M विच इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L। क्लियर दोस्त? ये आप लोग को दिख रहा है एक मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर है भाई लोग? मैग्नेटिक डाइपोल क्या है कि एक स्मॉल मतलब वही ना, एक बार मैग्नेट है, उसके बीच की जो डिस्टेंस थी वो 2L थी, और साइड्स जो थे उसके क्या थे? पोल स्ट्रेंथ वो क्या थे? साउथ का था नेगेटिव m, नॉर्थ का था पॉजिटिव m। क्लियर दोस्तों? इसके बाद अगर मैं बात करूं अगला टॉपिक वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस थी वैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि किसी भी मैग्नेट के अराउंड में बन सकती है। याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी के वजह से कोई भी मेटल इन्फ्लुएंस हो सकता है मैग्नेट की तरफ। हाँ है ना? अरे मैग्नेट को किसी आयरन पीस के आजू बाजू रख दिया जाए तो आयरन पीस अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर इन्फ्लुएंस हो गए। हाँ है ना भाई लोग? तो चलिए बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी भाई कि यार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो एक कंटिन्यूअस क्लोज लूप फॉर्म करती है। याद रखना ये मैग्नेट के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर, आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंदर, सब के अंदर आप लोग को सेम फिनोमेना दिखेगा। इसी के साथ साथ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप लोग देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती थी और हम लोग इस पॉइंट के लिए पता करते थे कि भैया किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
तो इस तरफ, तो सेम टू सेम टेंजेंट पर अगर हम लोग किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वैल्यू निकाले तो आप लोग को इस फॉर्म में ही सेम टू सेम मिलेगी। याद रखना जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस थी ना, सेम बस वैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों में। इसी के साथ साथ आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, तो याद रखना जिस तरफ में पोल रहेगा, जहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड है, वहां पे आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेंगे एज कंपेयर टू जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा दूर है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि अर्थ के अंदर भी हम देखते हैं साउथ पोल नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हम लोग को इन्फ्लुएंस होते हुए दिखती है एज कंपेयर टू इक्वेटर के कंपैरिजन में। सेम टू सेम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती थी, सेम टू सेम यार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, अपना एक यूनिक पोर्शन बनाते हुए आगे बढ़ती है। इसके अलावा एक काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहां से निकल के आता है। देखो यार ये वाला चैप्टर ऐसा है कि अगर जिसको चैप्टर 1 अच्छे से बनता है वो ये वाले चैप्टर को अपने आप कर सकता है। अगर आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने पढ़े थे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग इट्स एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। यहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, बस और कुछ नहीं। वहां पे जो ई था उसको रिप्लेस करके बी लिख देना है, वहां पे जो चार्जेस थे उसको रिप्लेस करके स्मॉल एम लिख देना है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? जो कैपिटल एम था मैग्नेटिक मूवमेंट यहां पे है, वहां पे क्या था, वहां पे पी था, तो ऐसे रिप्लेस करके आप अपने आप डेरिवेशन बना सकते हो। जैसे आप लोग देख पा रहे हो ये है एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, यहाँ पे आप लोग का साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, दोनों के बीच बीच की डिस्टेंस एल एल हो गई, टोटल लेंथ 2l हो गई। सेंटर से लेकर जहां पे आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालना है या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है, वहां तक की जो डिस्टेंस है उसको r दे दिया गया। अगर मुझे यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस निकालना है तो मुझे r में से l को माइनस करना होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी r माइनस एल। यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी होगी, r प्लस एल, तो r प्लस एल हो गई, हाँ या ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी होगी, देखो भाई, तो सेकंड वाले की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ट शो करते हुए देखिए आप लोग को, और जो आप लोग को पॉजिटिव या फिर मैं कह सकता हूँ नॉर्थ पोल है उसकी मैग्नेटिक फील्ड आप लोग को बाहर की तरफ इस तरीके से शो होते हुए दिखने वाली है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको पता करना है यहाँ पे क्या होगी। बेसिक सी बात है, जैसे वहां पे था E2 माइनस E1 कर दिए थे, यहाँ पे B2 माइनस B1 करके सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं है। आप बोलोगे भैया वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या याद रखना, देखो यहाँ वहां पे क्या थी, E विच इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे बनेगी वॉट, B विच इज इक्वल टू के क्यू की जगह स्मॉल m अपॉन आर का स्क्वायर, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। के की वैल्यू वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? तो चलिए भाई, जैसे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करते पहले साउथ पोल के लिए, तो वो कितनी हो जाएगी, B1 विच इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन वॉट, आर की डिस्टेंस, मतलब क्या, देखो भाई साउथ की जो डिस्टेंस है P पॉइंट तक की वो कितनी है, वो है r+1, और नॉर्थ की वो है r-1, तो r-1 नहीं r-l और r+l। क्लियर भाई? तो यहां से आप लोग का फॉर्मूला इस तरीके से बन गया। नॉर्थ के लिए आप लोग का बन जाएगा सेम टू सेम, बस यहाँ पे आप लोग की जो वैल्यू है वो बन जाएंगी कितनी, r-l का होल स्क्वायर। क्लियर दोस्तों? तो B1 मिल गया, B2 मिल गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है B2 माइनस B1, तो B2 की वैल्यू रख दी, B1 की वैल्यू रख दी। तो यहां से आप लोग कॉमन निकाल सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m को। तो जब आपने इनको कॉमन निकाली तो अंदर वैल्यू बची इतनी। जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लूंगा, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो नीचे इसका इनटू हो गया, ये वाली टर्म यहाँ चली गई माइनस ये वाली टर्म यहाँ आ गई, हाँ या ना। जैसे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे नीचे पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फिनोमेना लग जाएगा ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख लो भाई सेम वो चैप्टर 1 वाला डेरिवेशन है और कुछ भी नहीं है नए में। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे आप लोग की वैल्यू लग गई है, लेकिन एक चीज मेरे से गलती हो गई तो उसको मैं सही कर रहा हूँ, एक सेकंड दे दीजिए, और ये सही भी हो गया। तो जैसे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे यहां तक के मेरे ख्याल से तुम लोग को क्लियर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ है ना। जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो ध्यान देना ये वाली वैल्यू इसके साथ कट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इसके साथ कट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी। तो सेम टू सेम हुआ भी वही, ये 4 टाइम्स हो गई। सब कुछ जो ऐसे चल रहा है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर डेरिवेशन में हुआ था, कुछ भी नया नहीं है दोस्तों। याद करना वहां पे क्या था, P विच इज इक्वल टू Q इंटू 2L था, हाँ है ना। यहाँ पे क्या बेसिकली यहाँ पे था कैपिटल M विच इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L, हाँ है ना भाई लोग, बिल्कुल सही। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे हम लोग इस जो 4 है इसको बाइफिरिकेट कर देंगे 2 और 2 में। तो आप ऑब्जर्व करो, क्या मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूं, अरे भाई अगर मैं इसको इंटू करूं तो सेम वापस से ऊपर वाला ही फॉर्म बन जाएगा। तो यहां पे दिख रहा है m और 2l, इसको रिप्लेस करके मैं कैपिटल M लिख सकता हूं। तो मैंने सेम वही किया, कैपिटल M लिख दिया। इसके बाद अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो याद होगा आप लोग को वहां पे भी, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फिनोमेना में भी हम लोगों ने समझे थे कि जो ये r की डिस्टेंस है इतनी बड़ी है एज कंपेयर टू l के, कि हम लोग l को नेग्लिजिबल ले लेंगे। तो यहाँ पे भी सेम वही करने वाले। तो जैसे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे l की वैल्यू को हम लोग नेग्लिजिबल ले लेंगे, तो l की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये हो जाएगी r की पावर 4। और जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो फॉर्मूले में ऊपर एक r है, ये कट जाएगा इससे और ये 3 टाइम्स हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगी एक्सियल के लिए कितनी,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन व्हाट r की पावर 3। इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए क्या निकल के आई थी, बस इसकी जगह पे p था और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था और यहाँ पे e था, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। तो चलिए भाई बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो रहने वाला है इक्वेटोरियल पोजीशन वाला। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में था सेम टू सेम यहाँ पे भी है, और कुछ नया नहीं है, बस यहाँ पे चीजों को बदल दिया गया है। जैसे आपको याद होगा वहां पे चार्जेस रखे गए थे, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे आप लोगों ने एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को रख दिया और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, l है, सॉरी 2l है, और सेपरेट करूं तो ll डिस्टेंस से मान सकते हैं। मैंने कहा कि मुझे एक्सियल डिस्टेंस के लिए पता करना। एक्सियल डिस्टेंस मतलब क्या यार, इस जो मैग्नेट है इसके परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस, समझ में आया, मतलब इस पी पॉइंट पे। अब देखो ये नॉर्थ पोल है, हाँ है ना, तो ये नॉर्थ पोल अपनी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी लेकर जाएगा, ये साउथ पोल है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आप लोग को शो होने वाली। तो मैंने माना कि यहाँ पे आप लोग के जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उसका नाम थीटा थीटा है। क्लियर है भाई। बाकी यहाँ पे मैंने मान लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको आर ले लिया। अगर आप चाहो तो ये वाला साइड भी निकाल सकते हो इसका कैलकुलेट करके बाय पाइथागोरस। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास आर की वैल्यू है, आपके पास एल की वैल्यू, तो आप लोग यहाँ से कहीं ना कहीं हाइपोटेनियस निकाल सकते हो। मेरे को इस पोर्शन के बारे में थोड़ा अच्छे से समझना है, तो जैसे कि मैंने इसको अच्छे से आप लोग को और एक्सप्लेन करके दे दिया। जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे इस तरफ क्या है, B2 है, इस तरफ क्या है, B1 है। आप सभी लोग जानते हो ना कि हमें निकालना है इस एंगल पे, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा ना यहाँ पे डायरेक्टली B1 B2 लिख दूं। बिल्कुल सही है कि नहीं, एंगल फॉर्म हो रहा है, तो याद रखिएगा हमेशा जिस तरफ एंगल नहीं बनेगा B2 के लिए उधर क्या हो जाएगा, B2 sin थीटा, और जिस तरफ एंगल फॉर्म हो रहा है उस तरफ में क्या होगा, B2 cos थीटा। यहाँ पे कितना होगा, B1 sin थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, B2 cos थीटा। हाँ या ना, तो मैं कह सकता हूँ B2 cos थीटा, B1 sin थीटा, दोनों के दोनों रिजल्टेंट डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे। तो यहाँ पे अगर आप लोग से कोई कहता है कि बताइए आखिर नेट रिजल्टेंट वैल्यू कितनी निकल रही, तो आप कहोगे 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, तो आप लोग क्या कहोगे, B2 cos थीटा प्लस B1 cos थीटा। तो सबसे पहले B1 B2 की वैल्यू निकाल लें, सेम वही होगी। देखो यार, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब जो डिस्टेंस थी। अब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या थी, इसको निकालने के लिए आप लोग पाइथागोरस से निकाल सकते हो। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो भाई, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, हाँ है ना, तो आप लोग को r की वैल्यू मतलब डिस्टेंस की वैल्यू मिल गई, हाँ है ना। तो यहाँ पे B1 के लिए इतनी हो गई, B2 के लिए भी इतनी हो गई। आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, दोनों के लिए साइड सेम है, तो इस वजह से दोनों के लिए जो डिस्टेंस की वैल्यू वो सेम आएगी। तो B1 B2 दोनों सेम आ गए, तो मैं ये कह सकता हूँ B1 B2 जो है वो सेम है, और मैं इसको B के बराबर लिख दूँ, बिल्कुल सही। और एक्चुअल में नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी एक्सियल के लिए, वो थी B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। B1 B2 की वैल्यू जो है वो B के बराबर है, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ B cos थीटा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ B cos थीटा हो जाएगा, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है भैया, तो चलो जान लेते हैं। जैसे देख रहे होंगे तुम लोग, मान लो यहाँ पे एंगल थीटा है, हाँ है ना, मान लो यहाँ पे एंगल थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाँ है ना। तो देखो भाई बेस कितना है, तो बेस है आप लोग का यहाँ से लेकर यहाँ तक के वो है L, और हाइपोटेनियस कितना है भाई आप लोग का, तो हाइपोटेनियस की अगर मैं बात करूं तो हाइपोटेनियस निकल कर आएगा आप लोग का कितना, OS विच इज इक्वल टू, एक सेकंड भाई लोग, OS विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्क्वायर। तो OS की वैल्यू निकाल लो तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मैं कह सकता हूँ साइड्स कितने आ गए, ये आ गए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो cos थीटा की वैल्यू इतनी हो गई, इसकी वैल्यू को आप लोगों ने पुट कर दी है, साथ ही साथ B1 B2 B के बराबर है ना, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो आप लोग कोई भी एक ही चीज की वैल्यू ले लो, तो आपने यहाँ पे ले लिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों की वैल्यू आ चुकी है। आप अच्छे से ऑब्जर्व करें, यहाँ पे भी है r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 टाइम्स, यहाँ पे है हाफ टाइम्स, तो ये 1 टाइम्स है और ये हाफ टाइम है, 1 टाइम पावर में और ये हाफ टाइम। तो पावर अगर मैं ऐड करता हूँ 1 प्लस हाफ तो कितना आएगा, 3/2 आएगा। तो फॉर्मूला आप ऑब्जर्व कर रहे हो, 3/2 हो गया, तो कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ml अपॉन r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करना, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2L और M क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो उसको हम लोग रिप्लेस करके किससे रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल M से। तो हम लोगों ने इसको कैपिटल M से रिप्लेस कर सकते हैं। आपको याद है R की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू L के, इस वजह से L स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो नीचे की L स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पे ये 2 है, आप अच्छे से ऑब्जर्व करना, ये मैंने अभी यहाँ पे इसमें किया नहीं, इस वजह से यहाँ का यहाँ, अदरवाइज ये M ही कन्वर्ट होने वाला है। इसके बाद देख रहे होंगे R स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2 है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये तो 0 हो गया, तो ये R का स्क्वायर इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो R की वैल्यू 3 हो गई, और ये जो वैल्यू थी आप लोग की ये कैपिटल M बन जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा आप लोग का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन R की पावर 3। यहां तक के कितने लोगों को क्लियर है भाई? तो ऐसे करके आप लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट टॉपिक की,
टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे वहां पे था आप लोगों ने टॉर्क निकाले थे एक इलेक्ट्रिक डायपोल में, जब आप लोगों ने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए थे। सेम कॉन्सेप्ट है, मैं अभी भी समझा रहा हूं। जिसको पहला चैप्टर अच्छे से समझ में आया उसको ये 3 डेरिवेशन तो फुकट के बन गए। बस वहां पे चार्जेस की जगह रिप्लेस कर लेना है किससे, डायपोल से। पी की जगह रिप्लेस कर देना है कैपिटल एम से, चार्ज की जगह रिप्लेस कर देना है स्मॉल एम से, ई की जगह रिप्लेस कर देना है बी से। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। क्लियर भाई? तो टॉर्क कैलकुलेट करने की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, बिल्कुल सही। आपने एक डायपोल को प्लेस कर दी, बिल्कुल सही। डायपोल पे फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लगेगा भैया? फोर्स वहां पे क्या था, वहां पे फोर्स जो था वो था क्यू ई। आप अच्छे से ऑब्जर्व करना, वहां पे था क्यू ई, यहाँ पे कितना होगा, एफ की जगह पे एफ ही होगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, लेकिन क्यू की जगह क्या आएगा, स्मॉल एम, ई की जगह क्या आएगा, बी आएगा। तो कितना हो गया फोर्स, एम बी। तो इधर पे फोर्स कितना लग रहा है, एम बी। इस तरफ में कितना लग रहा है, एम बी। क्लियर दोस्त? ऐसा क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आप लोग को शो करेगी जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अपोजिट में आप लोग की साउथ की फोर्स आप लोग को एम बी शो करेगा। क्लियर भाई लोग? टोटल डिस्टेंस कितनी एल है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, स्मॉल एल, सॉरी मतलब एल, और यहाँ पे एल हो गई। क्लियर भाई लोग? आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि भैया हो क्या रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे टॉर्क जनरेट हो रहा है, 2 टॉर्क। तो नेट टॉर्क निकालना पड़ेगा। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपके पास फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ये नहीं पता। तो एक काम करते हैं, मैंने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया और उसको थीटा एंगल दे दिया। क्लियर भाई लोग? अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो ये लेंथ कितनी है, ये है एल, ये कितना है थीटा। आपको निकालना है क्या, ये वैल्यू। कैसे निकाल सकते हैं भाई, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। तो अगर आप चाहो तो साइन थीटा की मदद से निकाल सकते हो। साइन थीटा कितना हो जाएगा, अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो, साइन थीटा हो जाएगा आप लोग के लिए व्हाट, साइन थीटा हो जाएगा आप लोग के लिए जो साइड्स है आप लोग का, मतलब मान लो एन, नामकरण देना ही भूल गया मैं, सॉरी भाई। इसका नाम दे दे, काम करो, क्या नाम दे दें, एम दे देते। क्लियर है? एम नहीं देते, जेड दे देते। ठीक है भाई, जेड नाम दे दिए। क्लियर भाई लोग? तो अच्छे से ऑब्जर्व करना। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो जाएगी एन जेड अपॉन, न्यूजीलैंड नहीं है ये, अपॉन व्हाट, स्मॉल एल। तो एल साइन थीटा बन गई आप लोग की एन जेड की वैल्यू। इस वजह से यहाँ देख रहे होंगे एल साइन थीटा होगा, यहाँ पे भी सेम टू सेम एल साइन थीटा होगा। क्लियर है भाई लोग? हाँ या ना? तो आप लोग के पास फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गई, बाकी डेरिवेशन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। फोर्स कितना हो रहा है नॉर्थ में, वो हो रहा है स्मॉल एम बी, और साउथ में भी सेम टू सेम। तो कितना टॉर्क कैलकुलेट होने वाला है उसको कैसे पता करें, तो वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखना नेट टॉर्क निकालना, क्योंकि एक टाउ वन इधर लगेगा, एक टाउ टू इधर लगने वाला है। क्लियर है भाई लोग? तो हम क्या करने वाले हैं, टाउ वन प्लस टाउ टू। टाउ वन की वैल्यू कितनी होगी, वो हो जाएगी आप लोग की फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एल साइन थीटा। तो एफ एल साइन थीटा, एफ एल साइन थीटा 2 टाइम्स ऑफ एफ एल साइन थीटा हो जाएगा। यहां पे अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, फोर्स की वैल्यू आप लोगों ने रख दी है कितनी, एम बी, स्मॉल एम बी। क्लियर है भाई लोग? तो अच्छे से ऑब्जर्व करना, 2 टाइम्स ऑफ एल एम, मतलब कन्वर्ट करेंगे इसको तो कैपिटल एम बन जाएगा। समझ में आया? जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया, और यहाँ पे बी आ गया, और यहाँ पे साइन थीटा आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ ए बी साइन थीटा कितना होता है, ए क्रॉस बी। तो एम बी साइन थीटा कितना हो जाएगा, एम क्रॉस बी। हाँ है ना? याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना आया था, अच्छे से याद करना, वहां आया था पी क्रॉस ई, यहाँ पे कितना है, एम क्रॉस बी। हाँ या ना? चलिए भाई, तो यहाँ से आपका ये डेरिवेशन। तो चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, जिसका नाम है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना है। याद रखिए यहाँ पे हम लोग एक सोलेनोइड को ले रहे हैं। सोलेनोइड में आप लोग हमेशा से सोलेनोइड को ऐसा देखते हुए आए, हाँ है ना? तो हम लोगों ने वायर्स को हटा दिया और सिंपल सोलेनोइड ले लिया। क्लियर दोस्तों? हम क्या मान रहे हैं कि समझो जैसे ये आप लोग का सोलेनोइड है, तो इसके पी पॉइंट पे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, कुछ याद आया? चैप्टर 4 में पढ़े थे, एक कॉइल के पी पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कितनी, याद है तुम लोग को? सेम टू सेम यहाँ पे भी आप लोग को क्या करना है, सोलेनोइड के पी पॉइंट पे बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। अब आप बोलोगे भाई ये कैसे करेंगे, तो हम एक काम कर सकते हैं, सोलेनोइड का एक छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन ले लेते हैं। तो ये सेम टू सेम वही डेरिवेशन जैसे बन जाएगा कि भाई पी पॉइंट पे बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाँ है ना? तो हम लोगों ने बायो-सावर्ट लॉ के थ्रू निकाले थे ये वैल्यू, जो आई थी किसके लिए, एक कॉइल के लिए जिसके पी पॉइंट के एक्सियल लेंथ पे कितनी वैल्यू आई थी, याद है आप लोग को? तो सेम टू सेम हम क्या करने वाले, इस छोटे से पोर्शन के लिए पी पॉइंट पे निकालने वाले, और फिर छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन है उसकी वैल्यू को, वैसे भी जानते हो बायो-सावर्ट लॉ में डीबी के लिए निकलता था, एलिमेंटल पोर्शन के लिए ही निकलता था ना, तो हम एलिमेंटल पोर्शन के लिए निकाल ले रहे पी पॉइंट पे, फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे टोटल लेंथ के लिए, तो हमारे पास टोटल लेंथ के सोलेनोइड की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो सोलेनोइड की टोटल लेंथ है 2L, और अगर मैं बात करता हूं कि मैं इसको कट आउट कर देता हूं इक्वल लेंथ से, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, L लेंथ हो जाएगी। मैंने माना कि सोलेनोइड का जो रेडियस है वो है स्मॉल a, और जो एलिमेंटल पोर्शन है उसका नाम क्या है, dx। क्लियर दोस्तों? सेंटर से लेकर एलिमेंटल पोर्शन तक की जो डिस्टेंस
डिस्टेंस है उसको मैंने दे दिया x, सेंटर से लेकर जहां तक के p पॉइंट तक के आपको वैल्यू निकालना है उसका नाम दे दिया r। अगर आपसे कोई कहता है कि एलिमेंटल पोर्शन से लेकर आपको बताना है p तक की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? देखो r में से अगर मैं x को माइनस कर दूं तो मेरी वैल्यू निकल जाएगी। हाँ या ना, चेक करके कोशिश कर लो एक बार। देखो यहां से लेकर यहां तक कि r था, तो अगर मैं x माइनस कर दूं तो एलिमेंटल पोर्शन से वैल्यू निकल जाएगी। हाँ जी, समझ में आया? तो ये वाला फॉर्मूला तो इसके लिए था, अच्छे से ऑब्जर्व करना। ये वाला फॉर्मूला तो इसके लिए था जहां पे हम लोगों ने इस फॉर्म में आप लोगों के लिए वैल्यू लिए थे। याद आ रहा है आप लोग को अच्छे से? बेसिकली हम लोग को इसके फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो इस वजह से जो r की वैल्यू यहाँ पे वो क्या ले लेंगे, तो हमें इसके अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करना है। तो वहां पे यहां से यहां तक की वैल्यू जो थी वो आप लोग की r थी, लेकिन यहाँ पे कितनी एलिमेंटल पोर्शन से यहां तक की r माइनस एक्स है। तो इस वजह से ये जो r है इसकी जगह पे हम लोग ले लेंगे क्या, एलिमेंटल पोर्शन के लिए r माइनस एक्स के अकॉर्डिंग, मतलब सिंपली इसकी जगह पे r माइनस एक्स रख दी। बाकी फॉर्मूला सबको सेम टू सेम। ये फॉर्मूला कहां से निकल गया है? बायो-सावर्ट लॉ की दूसरी एप्लीकेशन। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक की चीजें क्लियर है। याद होगा तुम लोग को कि जो r की वैल्यू है x के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, और साथ ही साथ r की वैल्यू a के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ी है। तो a और x दोनों को जीरो ले लिया जाएगा। तो देखो a और x दोनों को यहां पे जीरो ले लिया गया, बाकी सबको सेम टू सेम। देखो यहां से ये r का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये इसकी वैल्यू है ना, फिर इसके बाद आगे कहानी बनने वाली, चलिए देखते हैं। तो नीचे में बचा क्या है? नीचे में सिर्फ r का स्क्वायर की पावर 3/2 बचा है, बाकी सबको सेम टू सेम। तो जैसे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे बाकी सबको सेम टू सेम है। r की पावर 2 इंटू 3/2 बचा, तो 2 से 2 कट गया, तो फॉर्मूला आप लोग का ये कन्वर्ट हो गया। ये जो फॉर्मूला है इसमें अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पे n है। अगर मैं चाहूं तो n की वैल्यू निकाल सकता हूं, स्मॉल n। देखो n की वैल्यू निकाल सकता हूं, स्मॉल n, l निकाल सकता हूं। क्या मैं n की वैल्यू को l/l बना सकता हूं? और l क्या था? एलिमेंटल पोर्शन लेंथ क्या थी? dx थी, इस वजह से मुझे यहां पे लेंथ लेना पड़ा dx। तो स्मॉल n की वैल्यू आ गई कैपिटल N अपॉन dx। तो मैंने क्या करा, बेसिकली n की जगह पर रिप्लेस किया स्मॉल n dx से, तो बाकी सब कुछ सेम टू सेम। अभी मैंने कहा था, मैंने क्या करा, एलिमेंटल पोर्शन के लिए एक्चुअल में p पॉइंट पर वैल्यू कितनी आ रही वो निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, पूरी टोटल लेंथ के लिए उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो मैंने बोथ साइड इसको इंटीग्रेट करा, यहाँ पे 0 से b के लिए और यहाँ पे 0 से लेकर 2l, मतलब टोटल लेंथ के लिए सोलेनॉइड की। तो dx बस अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर हो जाएगा। देख लो भाई, बाकी सब बाहर, dx अंदर। dx के साथ इंटीग्रेट होगा तो कितना होगा, वो हो जाएगा x, फिर अपर लिमिट 2l, तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है 2l माइनस 0, तो यहाँ पे डायरेक्टली 2l आ जाएगा। तो ये वैल्यू आप लोग की निकल के आने वाली है। इसमें हम लोग थोड़ा सा चालाकी करने वाले हैं चालाक ब्रो, पाई से इंटू पाई से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो ध्यान से देखना, ये क्या है, a का स्क्वायर मतलब क्या, रेडियस का स्क्वायर। अगर मैं पाई और रेडियस का स्क्वायर रख दूं तो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। इस वजह से मैं इसको कर रहा हूं। तो नीचे एक्स्ट्रा पाई जो था वो नीचे आ गया और ये इसके साथ हो गया, तो ये कन्वर्ट हो गया, क्या बन गया, ए बन गया। इसके साथ साथ तुम लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, टोटल सोलेनॉइड के लिए नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू क्या आएगी? देखो नंबर ऑफ टर्न्स होता है स्मॉल n इंटू एल, हाँ है ना। तो m विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल n इंटू टोटल लेंथ कितनी है सोलेनॉइड की, वो है 2l। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं 2l और स्मॉल n से, तो ये n आ गया। आप बोलोगे भैया ऊपर भी तो ये किया गया था, ये एलिमेंटल पोर्शन के लिए था, ये सोलेनॉइड की टोटल लेंथ के लिए, टोटल सोलेनॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने। तो हम लोगों ने स्मॉल n इंटू 2l से इसको रिप्लेस करे तो कैपिटल n बन गया। फॉर्मूला क्या बना, वो बना म्यू नॉट n i a अपॉन 2r की पावर 3 पाई। समझ में आया दोस्तों? यहां पे अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो तो मैग्नेटिक मूवमेंट चैप्टर 4 ia होता था, n नंबर ऑफ टर्न के लिए nia होता था, तो इसको कन्वर्ट करके मैंने m लिख दिया। बाकी सब कुछ सेम टू सेम आप लोग को दिख रहा है। और इस फॉर्मूले को चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 2 से इंटू 2 से डिवाइड करके। बाकी आप लोग का मेरे ख्याल से यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी समझा रहा हूं आप लोग को। यहाँ पे एलिमेंटल पोर्शन के लिए लेना है, जो बायो-सावर्ट लॉ की दूसरी एप्लीकेशन था, वहां पे हम लोगों ने ये वैल्यू को r लिए थे, यहाँ पे इस वैल्यू को r माइनस एक्स लिए, इस वजह से r की जगह पे r माइनस एक्स रखा गया। बाकी यहाँ पे छोटी मोटी चीजें रखी गई a और x को 0 लिया गया, थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स की गई और बाकी यहाँ पे डेरिवेशन अपने आप सॉल्व हुआ। तो चलिए भाई अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोग को आ सकता है। तो सबसे पहला है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको कैपिटल H से डिनोट किया जाता है। तो अगर आपसे कोई भी कहता है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, तो आप ये कहोगे कि यार मैग्नेटिक फील्ड की क्या कैपेसिटी है कि वो किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकता है। तो जब भी आप लोग को उसको मेजर करना है तो उसको आप लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी से मेजर कर सकते हो। ये टर्मिनोलॉजी से आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक इंटेंसिटी की, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, दैट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द परमिएबिलिटी। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, इसका ऐसा यूनिट याद रख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को मैग्नेटाइजिंग
फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से भी डिनोट किया जाता है या जाना जाता है। तो इस चीज को आप लोग को याद रखना है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यार कोई भी इंडिविजुअल जो आपने सब्सटेंस लिए थे जिसको आप मैग्नेटाइज कर रहे हो कि आखिर वो किस हद तक के मैग्नेटाइज हो सकता है, उसके बारे में समझाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और याद रखना मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये था कि मैग्नेटिक फील्ड कितना ज्यादा सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सकता है, किस हद तक के, कितनी कैपेसिटी है उसकी, किसकी मैग्नेटिक फील्ड की किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने की। और ये है कि मैग्नेटाइज मटेरियल कितने हद तक के खुद से मैग्नेटाइज हो सकता है, वो आप लोग को समझाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। कंफ्यूजन बहुत होता है दो टॉपिक में, इसलिए मैं अच्छे से समझा रहा हूं। और ये क्या होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट टू इट्स यूनिट वॉल्यूम। इसको डिनोट किया जाता है आई से, और इसकी एसआई यूनिट आपको याद रखनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं वो है मैग्नेटिक इंडक्शन। तो आखिर ये होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ इंडक्शन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली थ्रू दी मैग्नेटिक सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंडक्शन। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख लेना। जो डायरेक्ट फॉर्मूला निकलता है वो आप लोग याद रख लो, ज्यादा बेनिफिशियल आप लोग के लिए रहेगा। वो है बी विच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई। और इसकी एसआई यूनिट याद रख लेना। मैग्नेटिक इंडक्शन को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या सिंपल मैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है। इसके बाद आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आखिर क्या होता है, तो आखिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता क्या है, बेसिकली यार ये मेजर करता है कि कितना इजीली कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो सकता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के वजह से। और ये होता क्या है, दैट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू इट्स मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसको याद रखना है, इसको साई से डिनोट किया जाता है। इसके बाद अगला है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, यहां गलत देखा, परमिएबिलिटी है। क्लियर दोस्तों, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी सेम वैसी होती जैसे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी थी। वो क्या करती थी, एक्चुअल में चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन को इन्फ्लुएंस करती थी। सेम टू सेम ये क्या करेगी, दोनों पोल्स के बीच के इंटरेक्शन को इन्फ्लुएंस करेगी। और होती क्या है, बी अपॉन एच होती है। और रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है म्यू अपॉन म्यू नॉट। और जो म्यू यहाँ पे लिखा है ये एक्चुअल में किसी मीडियम की परमिएबिलिटी की बात हो रही है। इसके अलावा क्या रिलेशन होता है परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। वो होता है म्यू आर विच इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, मतलब साई एम। तो जितने भी अभी टॉपिक आपको समझाया, देखो एक एक नंबर के डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को याद करके जाना, इनके फॉर्मुलेज रट लेना, चाहे आप लोग को कुछ भी हो जाए ये फॉर्मुलेज बनने चाहिए। क्लियर दोस्तों, इसलिए मैंने इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया, इसको कोई डिटेल में नहीं पूछेगा आप लोग से। बेसिक फॉर्म में इनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। और अगर डेफिनेशन तुमको नहीं भी याद है तो थोड़ा दिमाग लगाओ, लॉजिक से यूज करो। फॉर्मुला याद है तो फॉर्मुले को तुम अपने आप बना सकते हो डेफिनेशन कि भाई आई अपॉन एच याद है तो आई मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू दी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ऐसे करके भी डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिनका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीन टाइप के हम लोग सब्सटेंस के बारे में पढ़ने वाले, मटेरियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, दूसरा देखेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, और तीसरा देखेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। देखो मैंने इसको तीनों को कंपैरिजन में लेकर आया हूं, एग्जाम में हो सकता है तीनों कंपैरिजन में पूछ ले, तो एटलीस्ट 4 से 5 पॉइंट भी याद रहेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसे टाइप का सब्सटेंस होता है जब कभी आप लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो ये भागने की कोशिश करता है उससे, मतलब क्या, रिपेल होने की कोशिश करता है, मतलब कि ये पसंद नहीं करता हूं, ऐसी समझ लो। हाँ है ना। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे टाइप का सब्सटेंस है, ये ना फूफा जी की तरह खाना भी है लेकिन मना भी करना है। मतलब क्या, वीकली मैग्नेटाइज है, मतलब ठीक है अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए तो हो जाएंगे मैग्नेटाइज, लेकिन वीकली। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें या सब्सटेंस की बात करें तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज सब्सटेंस है, मतलब अगर आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए तो ये ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर लाने की कोशिश करेगा। समझ में आया, ये दूर फेंकने की कोशिश करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ये बोलता है ठीक है थोड़ा बहुत आ रहा है तो आ जाने दो, और ये कहता है कि भैया सारा हमारा कौन, मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखना इनको, डायग्राम को आप लोग को एक्सप्लेन करके आना जरूरी है। जैसे आप लोग को दिख रहा है एंटीमनी का एग्जांपल डायमैग्नेट का, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दूर जाने की कोशिश कर रही है, रिपेल होने की कोशिश कर रही है, किससे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से। इसी के तरीके से अगर मैं बात करता हूं, एल्यूमिनियम एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है जो वीकली मैग्नेटाइजर, ठीक है भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है तो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे थोड़ा बहुत। अगर मैं बात करता हूं निकल की, जो कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी वो सभी इससे इन्फ्लुएंस होकर जाने वाली। क्या याद रखना, हमने सॉफ्ट आयरन कोर की बात बहुत बार की है, अलग अलग टॉपिक के अंदर हमने गैल्वेनोमीटर में देखे थे, वहां पे यूज हुआ था। आखिर क्यों यूज किया जा रहा था उसको, एक्चुअल में इसलिए यूज किया जा रहा था क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर एक्चुअल में फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर एक्वायर करने की कोशिश करेगा। समझ में आया दोस्तों। तो ये रिपेल करने की कोशिश करता है, ये वीकली मैग्नेटाइज है और ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज है। तो चलिए बात कर लेते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। तो डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन को लिया आपने और उसको यूट्यूब के अंदर डाल दिया, तो मान लो कि पहले तो वो इक्वल आप लोग को ऐसे शो कर रहा था, क्लियर है, यहाँ पे भी बराबर, यहाँ पे भी बराबर, सॉरी यहाँ पे भी बराबर, यहाँ पे बराबर। आपने क्या करें, इस यूट्यूब के बाहर पे पोल्स को रख दिए नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पे क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड बन गई। मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड को तो एक्चुअल में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल करने की कोशिश करेगा, तो इस वजह से होगा क्या, ये लोअर होने की, मतलब यहां से भागने की कोशिश करेगा। देखो पहले यहां तक के भरा हुआ था तो ये धीरे धीरे नीचे जाएगा, और देख रहे होंगे आप लोग यहां से
ये धीरे धीरे नीचे चला गया और इसका लेवल बढ़ गया। इससे ये समझ में आया कि एक्चुअल में डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है रिपेल करने की कोशिश करता है। इसके अलावा मैंने पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन को यार यूट्यूब के अंदर रखने की कोशिश किया, तो देखो नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड लगाया। मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद हुआ क्या, याद होगा आप लोग को, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहता है ठीक है हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या हुआ, पहले ये बराबर में था, फिर यहाँ पे हुआ क्या, इसका जो लेवल है ये राइज होने लग गया। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ये अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, वीकली लेकिन करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, तो इसका कोई मतलब लिक्विड सब्सटेंस नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज है। इसी के साथ साथ अगर मैं किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, तो ये अपने आप ना इसके परपेंडिकुलर में अलाइंड हो जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जाना ही नहीं चाहता है, समझ में आया। पैरामैग्नेटिक के अकॉर्डिंग मैं बात करूं कि पैरामैग्नेटिक रॉड को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो ये अपने आप अलाइंड हो जाएगा टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैं बात करता हूं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, तो ये स्ट्रांगली अलाइंड हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है एक किस्म से वो एक्चुअल में अट्रैक्ट होता है टुवर्ड द वीक फील्ड की तरफ। मैं ये कह सकता हूं कि एक्चुअल में मूव करता है स्ट्रांग टू वीक फील्ड की तरफ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो ये एक्चुअल में वीक टू स्ट्रांग की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन स्लोली, है ना, ठीक है हो जाएंगे मैग्नेटाइज। और ये कैसा है, ये स्ट्रांगली। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है एक्चुअल में वीक टू स्ट्रांग की तरफ रैपिडली मूव करता है। क्लियर दोस्तों। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में परमिएबिलिटी जो है 1 से स्मॉल होती है, पैरामैग्नेटिक में परमिएबिलिटी 1 से बड़ी होती है। और याद रखिएगा परमिएबिलिटी की बात करता हूं अगर मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो वो 1 से बहुत ज्यादा होती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव मिलती है और स्मॉल मिलती है। और साथ में ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। कौन, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, काफी इंपॉर्टेंट है ये। हो सकता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में क्वेश्चन पूछ ले, तो याद रखना ये इंडिपेंडेंट होता है, ससेप्टिबिलिटी में ये स्मॉल होता है और नेगेटिव वैल्यू मिलती है। अगर मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करता हूं, तो ये स्मॉल और पॉजिटिव वैल्यू आपकी मिलेगी ससेप्टिबिलिटी की। और एक्चुअल में ससेप्टिबिलिटी यहाँ पे टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, क्यूरीज लॉ के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, तो यहां पे ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा लार्ज मिलती है और वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। क्यूरी वेसिस लॉ के अकॉर्डिंग जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो होती है 1/T-TC। और TC क्या है, क्यूरीज टेम्परेचर। तो याद रखना क्यूरीज टेम्परेचर में जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो एक्चुअल में पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये वाले पॉइंट में भी ये चीज समझाई जा रही है कि बाउल के अंदर मैंने क्या करा है, डायमैग्नेटिक लिक्विड को फिल कर दिया और उसके नीचे मैंने मैग्नेट लगा दिया। तो अपने आप देख रहे हो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है, ये लिक्विड जो है भागने की कोशिश कर रहा है, किससे, पोल से, क्योंकि वो वीकली मैग्नेटाइज है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो देखो यहाँ पे मैंने लिक्विड को डाल दिया तो इसका शेप चेंज हो गया। ये बार मैग्नेट मतलब मैग्नेट्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, पोल्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि यार ये वीकली मैग्नेटाइज तो है तो एटलीस्ट ये तो कुछ भी नहीं है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कोई लिक्विड वाला केस दिखेगा नहीं। क्लियर भाई लोग। वही मैंने समझाया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर जाने की कोशिश करेगी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरफ, यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ी बहुत क्लोजर आने की कोशिश करेगी और यहाँ पे एकदम घुसी जाएगी उसके अंदर, जैसे डायग्राम में दिख रहा है। क्लियर भाई। इसके अलावा रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे आप लोग को डायमैग्नेटिक में 0 मिलता है। इसके अलावा पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू मिलती है आपको। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, तो इसके अंदर भी आप लोग को परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू मिलती है। तो यहां से आप लोग का ये टॉपिक कंप्लीट होता है और चैप्टर की समाप्ति होती है। सारे वीडियोस आप लोग को यार मेरे चैनल पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग जाकर देख सकते हो। सारे वन शॉट्स अवेलेबल है, इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन किया हूं डिटेल फॉर्म में, और मजा जरूर आएगा आप लोग को सारे लेक्चर्स को देखने में। सो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ ही साथ मुझे ये भी जरूर बताना कि भाई आप लोग की जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है और कौन सा चैप्टर आप लोग नेक्स्ट चाहते हो। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग के लिए कंटेंट कवर अप कर दूं। इन सब के अलावा एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज और 10 मिनट की सीरीज आप लोग के लिए मैं लेकर आ चुका हूं, उसको भी देख लेना, प्रिपरेशन के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।